नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी अजय मिश्र की बर्खास्तगी की मांग लेकर राष्ट्रपति के पास पहुंची कांग्रेस की, वित्त मंत्री सीतारमण के बेतुके बयान की। जानेंगे पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को क्यों बुलाया गया दिल्ली, उत्तराखंड बीजेपी में क्यों बढ़ती दिख रही है बगावत। बात करेंगे गुजरात चुनावों को लेकर क्या है बीजेपी की रणनीति, कोयले के खेल में मित्रों को फायदा पहुंचाने की सरकार की कोशिश की, और बुलेटिन के आखिर में बात गैस की बढ़ती कीमतों की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मायावती के वोट बैंक पर बीजेपी की नजर, दलित नेता बेबी रानी मौर्य पर दांव खेलने की कोशिश में बीजेपी। बेबी रानी मौर्य की जाति बताते हुए पार्टी ने शुरू किया प्रचार। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार ने ली गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ, राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने दिलाई शपथ। इससे पहले कर्नाटक उच्च न्यायालय में कार्यरत थे अरविंद। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो शरद पवार ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा मैं 4 बार मुख्यमंत्री रहा लेकिन मुझे याद भी नहीं है देवेंद्र फडणवीस को अभी भी लगता है वह सीएम है। शेयर बाजार में आई तेजी, 453 अंकों की तेजी के साथ 60,737 पर पहुंचा सेंसेक्स। निफ्टी में आई 170 अंकों की तेजी, 18,162 पर पहुंचा निफ्टी। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। लखीमपुर खीरी का मामला सुप्रीम कोर्ट के बाद अब राष्ट्रपति के दरवाजे तक पहुंच गया है। इस मामले में सियासत भी जोर शोर से चल रही है। इस घटना को हुए 10 दिन बीत चुके हैं। विपक्ष केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे पर अड़ा हुआ है, लेकिन मोदी सरकार विपक्ष की किसी भी मांग को मानती नहीं दिख रही है। इसी कड़ी में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई घटना को लेकर कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिला। इस दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ नेता AK एंटनी, गुलाम नबी आजाद, लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी और संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल मौजूद रहे। उन्होंने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को बर्खास्त करने की मांग की है। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्रीय मंत्री अपने पद का इस्तेमाल करते हुए अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल जब से ये घटना हुई है तब से कांग्रेस एक्टिव मोड में नजर आ रही है। प्रियंका गांधी सबसे आगे दिखाई दे रही है। घटना वाले दिन से प्रियंका को योगी सरकार ने रोकने की बहुत कोशिशें की, लेकिन वो नहीं रुकी। उनकी वजह से अब सरकार मुश्किल में पड़ गई है। यही वजह है कि योगी की पुलिस एक्टिव हो गई है और आरोपियों पर कार्रवाई कर रही है। और अब इस मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद राकेश टिकैत ने भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे की मांग की है। आपको बता दें कि मुलाकात के लिए कांग्रेस ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर उनसे समय मांगा था। गौरतलब है कि कांग्रेस शुरू से ही मुद्दे को लेकर सरकार पर आरोप लगा रही है। वहीं कांग्रेस की ओर से लगातार मामले को लेकर प्रदर्शन भी चल रहा है। अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे पर कांग्रेस अड़ी हुई है, लेकिन मोदी सरकार मिश्र को हटाने को तैयार नहीं है। विपक्ष का दावा है कि मोदी सरकार को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आखिर घटना के पीछे उनके ही मंत्री का नाम आ रहा है, लेकिन देश के वित्त मंत्री का दावा तो कुछ और ही है। अमेरिका में आयोजित एक कार्यक्रम में निर्मला सीतारमण ने जो कहा, उससे अब वो खुद ही घिरती दिख रही हैं। देखिए ये रिपोर्ट। क्या देश का प्रधानमंत्री सिर्फ उन राज्यों के प्रति जवाबदेह है जहां सरकार बीजेपी की है? देश के जिन राज्यों में गैर भाजपाई सरकारें हैं, वहां होने वाली किसी भी घटना के लिए पीएम से सवाल नहीं पूछा जा सकता। लखीमपुर खीरी की घटना देश में होती रहती है, ये राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया है। ये सवाल वैसे तो गैर वाजिब है, लेकिन जब ये बातें वित्त मंत्री कहें तो इनकी चर्चा तो होगी ही। अमेरिका में आयोजित एक कार्यक्रम में निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत में ऐसे कई राज्य हैं जिनमें बीजेपी सत्ता में नहीं है। पीएम मोदी भी बीजेपी से ही संबंध रखते हैं। ऐसे में जिस राज्य में ऐसी पार्टी की सरकार है जिस पार्टी से पीएम संबंध नहीं रखते हैं, वहां कोई घटना घटती है तो पीएम को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। निर्मला से जब लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, भारत के अन्य हिस्सों में भी इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, लेकिन उन्हें नहीं उठाया जाता। जब बीजेपी शासित राज्य में इस तरह की घटना होती है तो कुछ लोगों को इसे उठाना अपने लिए अनुकूल लगता है, जबकि हर घटना को देखने का एक ही तरीका होना चाहिए।
यानी निर्मला सीतारमण ने साफ कर दिया कि लखीमपुर खीरी जैसी घटनाएं देश में होती रहती है। इस पर जो सवाल उठ रहे हैं दरअसल वो गलत हैं। सीतारमण ने नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अमर्त्य सेन के बयान की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि सेन तथ्यों के आधार पर टिप्पणी करने के बजाय अपनी निजी पसंद और नापसंद से अधिक प्रभावित दिख रहे हैं। दरअसल अमर्त्य सेन ने देश में अल्पसंख्यकों के साथ होने वाले भेदभाव का मुद्दा उठाया था, जिसका जवाब देने की जगह निर्मला सीतारमण ने इसे उनकी व्यक्तिगत पसंद और नापसंद से जोड़ दिया। वित्त मंत्री का बयान उनके लिए ही परेशानी का कारण बनता दिख रहा है। परेशानी में कांग्रेस भी पड़ी हुई है। 2 सप्ताह पहले पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अभी तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है। सिद्धू को अब दिल्ली तलब किया गया है। वैसे कांग्रेस नेता सिद्धू के दिल्ली दौरे को लेकर दावे दूसरे कर रहे हैं, लेकिन ये साफ है कि सिद्धू से इस्तीफा वापस लेने को कहा जा सकता है। चरणजीत सिंह चन्नी के सीएम बनने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे ने पंजाब कांग्रेस में हलचल मचा दी। हालांकि इस मामले पर इस बार आलाकमान ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन इस मुश्किल को हल करने की जिम्मेदारी सीएम चन्नी के कंधों पर सौंपी गई। चन्नी की कोशिशों के चलते सिद्धू और चन्नी की मुलाकात हुई, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकल सका। अब सिद्धू चाहते हैं आलाकमान उनका इस्तीफा नामंजूर करे और आलाकमान चाहते हैं कि सिद्धू खुद इस्तीफा वापस लें। अब इस तनातनी को लंबा समय बीत चुका है, जिसके बाद आलाकमान अब कोई फैसला लेने पर मजबूर हैं। अब इसी बीच 14 अक्टूबर को नवजोत सिंह सिद्धू को दिल्ली बुलाया गया है। दावा किया जा रहा है कि सिद्धू महासचिव केसी वेणुगोपाल और हरीश रावत से मुलाकात करेंगे। हालांकि पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत का कहना है कि संगठनात्मक मामलों पर बैठक बुलाई गई है, लेकिन इस मीटिंग को सिद्धू के पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफे से जोड़कर भी देखा जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान ने अब तक सिद्धू का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। ऐसा माना जा रहा है कि आलाकमान अब जल्द फैसला लेने के मूड में है, इसीलिए हरीश रावत ने सिद्धू को दिल्ली बुलाया है। इस बैठक में अगर बिंदुओं पर सहमति नहीं बनेगी तो फिर सिद्धू का इस्तीफा स्वीकार हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ हरीश रावत के बयान ने एक बार फिर सियासी चर्चाएं तेज कर दी हैं। दरअसल पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने कहा, मैंने तो नहीं देखा सिद्धू का इस्तीफा, सिर्फ खबरों में ही पढ़ा है और वो अभी भी प्रधान की तरह काम कर रहे हैं। जिसके बाद अब यह सवाल पंजाब की सियासत में उठने लगा है कि क्या नवजोत सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस के प्रधान पद से सिर्फ सोशल मीडिया पर इस्तीफा दिया है, क्योंकि सिद्धू ने अभी तक अपने अकाउंट से पंजाब कांग्रेस प्रधान का पद नहीं हटाया है। हरीश रावत के इस बयान के बाद कयास लग रहे हैं कि उन्होंने सिद्धू को समझाने के लिए ही दिल्ली बुलाया है, क्योंकि आलाकमान ने नए अध्यक्ष के लिए नाम भी तय कर लिया है। तो ऐसे में अगर सिद्धू नहीं माने तो उनकी कुर्सी जाना तय है और ये बात हरीश रावत बखूबी जानते हैं। सिद्धू अपना इस्तीफा वापस ले सकते हैं, जिससे पंजाब में कांग्रेस की मुश्किलें हल हो जाएंगी, लेकिन बीजेपी की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। पंजाब में तो उनके नेता घर से ही नहीं निकल पा रहे हैं और उत्तराखंड में यदि घर से निकल रहे हैं तो वो कांग्रेस का दामन थामते दिख रहे हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के बाद कई और बड़े नेता बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। इसी खबर ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। उत्तराखंड बीजेपी में हलचल मची हुई है। यशपाल आर्य की कांग्रेस में वापसी के बाद अब बीजेपी की परेशानी बढ़ गई है। खासतौर पर कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ के बगावती तेवरों ने पार्टी को चिंता में डाल दिया है। हरक रावत तो लगातार पार्टी के खिलाफ बोलते दिख रहे हैं। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि वो कांग्रेस में वापसी की राह तलाश रहे हैं, जबकि उमेश शर्मा काऊ के बारे में तो यहाँ तक दावा किया जा रहा है कि वो कांग्रेस मुख्यालय तक पहुँच गए थे। उनके कांग्रेस में जाने की खबरें भी सोशल मीडिया में तेजी से वायरल होने लगी थी, लेकिन बाद में खबर आई कि काऊ कांग्रेस मुख्यालय से लौटकर अनिल बलूनी के पास पहुंच गए। उमेश को कांग्रेस में जाने से रोकने के लिए बीजेपी अब उनकी हर मांग मानने को तैयार भी दिख रही है। जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार में उन्हें यशपाल आर्य की जगह शामिल किया जा सकता है। साथ ही उन्हें ये भी ऑफर दिया गया है कि वो जहां से चाहें वहां से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन उमेश शर्मा कांग्रेस के संपर्क में अभी भी है। कांग्रेस में वापसी से पहले वो टिकट का ठोस आश्वासन चाहते हैं। उनका टिकट पक्का होते ही वो दल बदल भी कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता हरक रावत को लेकर है। हरक रावत के नेतृत्व में ही 2017 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में बगावत हुई थी।
और कई विधायक कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे। हरक रावत अपने बयानों से कई बार बीजेपी की मुसीबतें बढ़ाते रहे हैं। इस बार वो बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। हरक पहले ही कह चुके हैं कि इस बार वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसे भी उनकी नाराजगी से जोड़कर देखा जा रहा है। हरक को मनाने की कोशिशें भी चल रही हैं और बीजेपी की चिंता है कि हरक रावत यदि कांग्रेस में वापस गए तो उनके साथ आधा दर्जन से ज्यादा विधायक भी कांग्रेस में जा सकते हैं। चुनाव से पहले अगर बीजेपी से कांग्रेस में इतना बड़ा दलबदल हुआ तो उपचुनाव में बीजेपी की हार तय हो जाएगी। उत्तराखंड में बीजेपी परेशान है और वही परेशानी गुजरात में भी बीजेपी की बढ़ी हुई है। गुजरात में 1 साल बाद चुनाव है और यहां सत्ता विरोधी लहर को थामने की कोशिश में बीजेपी जुटी हुई है। 2017 में मुश्किल से बची सरकार क्या 2022 में चली जाएगी? अब पार्टी की ओर से चुनावों के लिए बड़े संकेत दिए जा रहे हैं। गुजरात में अभी विधानसभा चुनाव दूर हैं, लेकिन सत्ताधारी पार्टी ने अभी से तैयारी करना शुरू कर दिया है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि पार्टी को अपने ही गढ़ में इस बार हार का डर सता रहा है। इसीलिए पार्टी को बदलाव करने की जरूरत पड़ गई है। पहले पार्टी ने प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन किया और अब कहा जा रहा है कि पार्टी अपने विधायकों का भी पत्ता काट सकती है। इस बात के संकेत दिए हैं गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष CR पाटिल ने। CR पाटिल ने इशारा किया कि नो रिपीट थ्योरी के हिसाब से पार्टी 100 नए लोगों को विधानसभा चुनाव में टिकट दे सकती है। इसमें जीतने वाले विधायकों का भी पत्ता कट सकता है। गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष CR पाटिल ने हिम्मतनगर पेज समिति के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, 2022 में होने वाले गुजरात विधानसभा के चुनाव में बीजेपी 100 जीतने वाले विधायकों के साथ नो रिपीट थ्योरी को अपनाते हुए टिकट काट सकती है। 2017 के गुजरात विधानसभा चुनावों में बीजेपी को 99 सीटें मिली थी। फिलहाल 182 सीटों में से 70 सीटें विपक्ष के पास हैं। इन 70 सीटों के साथ साथ 30 मौजूदा विधायकों की जगह नए चेहरे के साथ बीजेपी चुनाव लड़ सकती है। हमें 70 नए चेहरे ढूंढने हैं। इसके अलावा कुछ वर्तमान विधायक भी सेवानिवृत्त होंगे। इस प्रकार कुल मिलाकर 2022 में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आप कम से कम 100 नए चेहरे देखेंगे। वैसे दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि बीजेपी 50 से ज्यादा विधायकों के टिकट काट सकती है, जिसमें से रूपाणी कैबिनेट में शामिल कई मंत्री भी हैं। पाटिल ने भी इस ओर इशारा देते हुए साफ कर दिया कि जिन विधायकों ने अपने कार्यकाल के दौरान काम नहीं किया है, पार्टी उन्हें दोबारा मौका नहीं देगी। टिकट उसे ही दिया जाएगा जिसमें जीतने की क्षमता हो। यानी साफ है कि इस बार गुजरात बीजेपी को ना तो मोदी के नाम पर भरोसा है और ना ही अपने विधायकों पर। जनता के गुस्से से बचने के लिए वो नए लोगों को आगे करने की रणनीति बना रही है। अपने कई विधायकों के टिकट बीजेपी काटेगी, लेकिन जिन विधायकों के टिकट कटेंगे यदि वो बागी हो गए और दूसरे दल से चुनाव मैदान में उतर आए तो यानी गुजरात में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ना तय है। मुश्किलें आम जनता की भी बढ़ती दिख रही हैं। दरअसल आजकल देश में बिजली की किल्लत को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। दावा किया जा रहा है कि कभी भी ब्लैकआउट हो सकता है, लेकिन क्या हकीकत में देश में कोयले की कमी है या फिर सरकार अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है? देश में पिछले कुछ दिनों से कोयले के संकट को लेकर खबरें चल रही थी। खबर ये भी थी कि देश में कभी भी ब्लैकआउट हो सकता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पावर स्टेशनों में कोयले के भंडार की स्थिति से पता चलता है कि देश के 135 बिजली स्टेशनों में से 115 कोयले की कमी का सामना कर रहे थे। देश के 70 बिजली संयंत्रों में 4 दिन से भी कम का कोयला बचा है, जबकि 26 पावर प्लांट्स के पास 7 दिन से भी कम का स्टॉक बचा है। वहीं ऊर्जा मंत्री का कहना है कि देश में कोयले की कोई कमी नहीं है। इसी बीच प्रधानमंत्री ने कोयले की कमी से निपटने को लेकर किए जा रहे उपाय और आगे की कार्ययोजना की समीक्षा की। दोनों मंत्रियों ने पीएम मोदी को बताया कि जल्द ही हालात सुधरने की उम्मीद है। साथ ही ये भी कहा कि पिछले 2 दिनों से विद्युत संयंत्रों को 19,20,000 टन कोयले की आपूर्ति की गई है, जबकि मांग 18,70,000 टन रही है। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि बिजली मंत्रालय की ओर से 21 अक्टूबर से प्रतिदिन 20 लाख टन कोयले की मांग रखी गई। उन्होंने कहा कि बिजली मंत्रालय की मांग के मुताबिक ही कोयला मुहैया कराया जाएगा और अगले 15 से 20 दिनों में संयंत्रों के पास मौजूदा कोयले की रिजर्व स्टॉक में बढ़ोतरी होने लगेगी। अब इन बयानों से सरकार सवालों में घिर गई है। क्या वाकई देश में कोयले की कमी थी या ये सिर्फ महज एक अफवाह थी जिससे सरकार अपने व्यापारी मित्रों को फायदा पहुंचा सके? क्योंकि करीब 15 दिन से कोयले की कमी की खबरें आ रही हैं, लेकिन बिजली की कोई कटौती नहीं हुई है। और जब विपक्ष की तरफ से इस मुद्दे को उठाया गया तो सरकार की तरफ से कह दिया गया कि सब ठीक है और अब खपत से ज्यादा कोयला पावर प्लांट्स को भेजा जाएगा। अब सवाल ये है कि कोयला कहां से आएगा? मतलब सरकार व्यापारियों की बिक्री को बढ़ाएगी जिससे उन्हें लाभ होगा।
और बुलेटिन के आखिर में बात बढ़ती महंगाई की। देश में इतनी तेजी से विकास नहीं हो रहा जितनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है। पेट्रोल से लेकर डीजल के दाम बेलगाम हो गए हैं, जिससे आम जनता के माथे पर शिकन आ गई है। लेकिन अब तो सरकार ने सीएनजी और पीएनजी को भी नहीं छोड़ा। महीने में दूसरी बार दामों में इजाफा किया गया है। इस महंगाई से ऐसा लगता है जैसे मानो सरकार ने घर से बाहर निकलने पर ही पाबंदी लगा दी हो। त्योहारी सीजन में जनता सरकार से कई उम्मीदें लगाई बैठी है। खासकर लोगों का कहना है कि जब अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है तो सरकार को महंगाई का बोझ कम करना होगा। लेकिन जनता की उम्मीदों को तोड़ते हुए मोदी सरकार लगातार महंगाई में इजाफा कर रही है। अक्टूबर के महीने में दूसरी बार सीएनजी और पीएनजी के दामों में बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में सीएनजी ₹2.28 प्रति किलो महंगी हुई है तो पीएनजी ₹2.10 प्रति SCM महंगी हुई है। जिसके बाद दिल्ली में अब सीएनजी ₹47.48 प्रति किलोग्राम की जगह अब ₹49.76 प्रति किलोग्राम की दर से मिलेगी। दिल्ली से सटे नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में सीएनजी की कीमत ₹56.02 प्रति किलोग्राम हो गई है। वहीं गुरुग्राम में सीएनजी की कीमत ₹58.20 प्रति किलोग्राम हो गई है। इसके साथ ही दिल्ली में पीएनजी की कीमत ₹35.11 प्रति SCM पर पहुंच गई है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में पीएनजी की कीमत ₹34.86 प्रति SCM हो गई है और गुरुग्राम में पीएनजी के दाम ₹33.31 प्रति SCM पर पहुंच गए हैं। पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दामों से परेशान आम आदमी के लिए ये महंगाई की दोहरी मार जैसा है। आम लोगों का कहना है कि सीएनजी का इस्तेमाल लोग सस्ता ईंधन होने के चलते ज्यादा करते हैं, लेकिन अगर सीएनजी के दामों में ऐसी ही बढ़ोतरी होती रहेगी तो पेट्रोल और डीजल के दाम जैसी स्थिति ही हो जाएगी और महंगाई बढ़ती ही जाएगी। लेकिन सरकार है कि जनता की गुहार सुनती ही नहीं है, जिसकी वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।